प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में पहली बार कोई विदेशी यात्रा पे गए हैं, वो है यूरोपीय विदेशी यात्रा, जहां पर वो 3 देश जाएंगे। पहले जाएंगे जर्मनी, वहां से जाएंगे डेनमार्क और डेनमार्क के बाद वो फ्रांस जाएंगे। इस तरह से इन 3 देशों की यात्राओं से बहुत से प्रश्न बनेंगे यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए या वनडे एग्जाम के लिए। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे यूरोपीय कंट्री हैं वो भारत की ओर एकटक नज़र लगाए देखे हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है बहुत अहम होने वाली है। बहुत से अच्छे निर्णय यहाँ से आने वाले हैं और वहाँ जब 3 देशों की यात्रा हो जाएगी तो मैं एक कंक्लूजन का भी एक वीडियो बनाऊंगा। पहले वीडियो में आज चूँकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त वार्ता वहाँ के चांसलर शोल्ज के साथ में कर चुके हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे होगा। तो देखिए पहली बार कहाँ जाएंगे ये, तो यहाँ से एक क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे कहाँ, जर्मनी जाएंगे, ठीक है। और जर्मनी की राजधानी आप जानते हैं बर्लिन है। कौन सी है? बर्लिन, ठीक। और यहाँ से जाएंगे फिर डेनमार्क, और डेनमार्क की जो राजधानी है वो आपकी कोपेनहेगन है। मैं आपके सारे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भी जाएंगे फ्रांस। ये क्रम भी होगा, ये क्रम भी पूछ सकता है। यहाँ की राजधानी आपकी पेरिस है और पेरिस आपकी सीन नदी के किनारे स्थित है। सॉरी। तो 3 देशों का क्रम पूछ सकता है, जर्मनी, जर्मनी के बाद डेनमार्क और डेनमार्क के बाद में फ्रांस में। आप इत्मीनान से कॉपी लेकर बैठिए और मैं जैसे बताता जा रहा हूँ उन डेटा को नोट करिए। एक बार अगर डेटा नोट कर लेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पे ये सारे प्रश्न छप जाएंगे और एग्जाम में आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जर्मनी। और जर्मनी की जैसे मैंने बारे में बताया कि जो जर्मनी है, जर्मनी इसकी जो राजधानी मैंने बताई बर्लिन है, ठीक है। और बर्लिन किस नदी किनारे है? ये स्प्री नदी के किनारे है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो आपका यूरो है। ध्यान रखना कौन सी है मुद्रा? यूरो है। और राजधानी आपकी बर्लिन है। अब सबसे पहले इसकी वाटर बॉडी को हम देख लेते हैं कि कौन सी यहाँ पर वाटर बॉडी है। तो देखो उत्तर की में देखते हैं तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका ये पूरा जर्मनी है। क्या है आपका? ये आपका जो है वो जर्मनी के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो अब ये वाटर बॉडी की हम बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तरी सागर है। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर है। और दूसरा इसके ऊपर जो यहाँ पर अगले दिन नरेंद्र मोदी जाएंगे, ये आपका डेनमार्क है। ये देश है, ध्यान रखना। और डेयरी उद्योग के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है और डेयरी उद्योग में नंबर 1 भी है। और इसके जो पड़ोस में ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और ये जो बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को जोड़ती है कील नहर। ये कई बार प्रश्न पूछी है कि कील नहर किसको जोड़ती है, तो कील नहर आपकी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये तो हो गई वाटर बॉडी की बात कि किन ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि ये इसके देश कितने हैं। तो जो जर्मनी है वो आपके 9 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है? 9 देशों से घिरा हुआ है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला कौन सा देश है? जो पहला जो देश है वो आपका, एक मिनट है, ठीक है, ये जो आपका है वो है पोलैंड, ठीक है। पहला देश कौन सा आपका? पोलैंड है। पोलैंड की जो राजधानी है वो आपकी वार्सा है। कौन सी राजधानी है? पोलैंड की राजधानी आपकी वार्सा है। और वार्सा जो है वो विस्चुला नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। ये सारा डेटा नोट करते रहिएगा। अब यहाँ पर कौन सा? चेक गणराज्य। दूसरा जो देश है वो आपका चेक गणराज्य है। कौन सा? चेक गणराज्य, ठीक है। और चेक जो गणराज्य है इसकी राजधानी प्राग है। कौन सी राजधानी? प्राग है। और प्राग ही में जब खगोलीय सम्मेलन हुआ था यहाँ से प्लूटो को ग्रह की दृष्टि से बाहर कर दिया गया था। ध्यान रखना, यहीं पर ग्रह की नई परिभाषा दी गई थी और प्लूटो को सौर मंडल के जो 8 जो प्रमुख जो 9वां जो ग्रह था उसे हटा दिया गया। अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। तो ग्रह की जो नई परिभाषा प्राग में ही दी गई थी। अब जो तीसरा जो देश है ये आपका है वो ऑस्ट्रिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। इसकी राजधानी जो है वियना है। और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ये डेन्यूब नदी के किनारे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, वो पूछा जाता है। अब अगला जो देश आया वो आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका यहाँ देता हूँ, ये आपका देश है स्विट्जरलैंड।
जरलैंथ, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो आपकी वर्न है। कौन सी राजधानी है? वर्न है। उसके बाद में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस की जो राजधानी क्या है? पेरिस है। क्या राजधानी है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये छोटा सा देश, ये आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा देश है, ये हरा हरा सा कलर, ये वाला, ये आपका लग्जमबर्ग है। कौन सा है? लग्जमबर्ग। और इसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। तो इस तरह से हम सारे देशों को याद करते चल रहे हैं। और उसके बाद आप जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका बेल्जियम है। कौन सा देश है? बेल्जियम है। और इसकी जो राजधानी है वो आपकी ब्रुसेल्स है। कौन सी है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और इसके बाद ये जो देश दिखाई दे रहा है वो आपका नीदरलैंड है। कौन सा देश है? नीदरलैंड है। और इसकी जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। और ऊपर जो दिखाया मैंने आपको बताया ये डेनमार्क है, डेनमार्क, और जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। इस तरह से 9 देश जो हैं वो इसकी सीमा को टच करते हैं। पहले आपका पोलैंड, पोलैंड के नीचे आपका चेक गणराज्य आएगा, चेक गणराज्य के बाद में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद आपका फ्रांस आएगा, फ्रांस के बाद ऊपर जो लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के ऊपर बेल्जियम, बेल्जियम के ऊपर जो देश आएगा वो आपका नीदरलैंड आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सबसे टॉप पर इसके डेनमार्क आ जाएगा। इस तरह से इसके देश की सीमा रेखा पूछी जा सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख नदियों की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर एक तो राइन नदी है, ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूसरी नदी यहाँ पर एल्ब नदी है, और ठीक है, पहली कौन सी? राइन नदी है, दूसरी एल्ब नदी है, तीसरी आपकी स्प्री नदी है, चौथी आपकी एम्स नदी है, ध्यान रखना, तीसरी और चौथी। पांचवी आपकी बेसर नदी है, बेसर नदी। छठवीं आपकी डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। ये तो कई देशों की राजधानी से जो हंगरी है, हंगरी से निकलेगी, ऑस्ट्रिया से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ कौन सी हो गई? राइन नदी, एल्ब नदी हो गई, स्प्री नदी और एम्स नदी हो गई, बेसर नदी हो गई, और डेन्यूब नदी हो गई। एक नदी और है यहाँ पर है, वो है साले नदी, साले नदी है, ठीक है। और आठवीं है ओडर नदी, ओडर नदी। ध्यान रखना ये सारी नदियां, ओडर नदी, साले नदी, डेन्यूब नदी, बेसर नदी, एम्स नदी, स्प्री, एल्ब और राइन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कहां पर कौन कौन सी है। देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपकी जो नदी है ये आपकी एल्ब नदी है। कौन सी नदी है? एल्ब नदी है, एल्ब नदी। देखिए आप नोट करते रहिए। और एल्ब नदी के किनारे आपका हैम्बर्ग है। ये पीसीएस में पूछा गया था और आईएएस में भी पूछा जा चुका है, ये यूपीएससी में भी, कि ये हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे स्थित है, या हैम्बर्ग बंदरगाह किस नदी के किनारे है। तो इसका जो नदी है वो एल्ब नदी है। एल्ब नदी के किनारे ही पोस्ट डैम भी है। कौन सा है? पोस्ट डैम, यहाँ लिख देते हैं, पोस्ट डैम है। और उसके बाद देखते हैं इसी के ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो है ड्रेसडेन, ड्रेसडेन। और जो ड्रेसडेन है ये चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चीनी मटेरियल, ध्यान रखना, चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ड्रेसडेन है। और ड्रेसडेन के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो है ये आपका है लिपजिंग, यहाँ देखते हैं लिपजिंग शहर है। और लिपजिंग जो शहर है यहाँ पर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी स्थित है। और लिपजिंग शहर में 1879 में साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, और वो स्थापित की थी विलियम बुंट ने। किसने? 1879 में। कब? 1879 में। किसने की थी? विलियम बुंट ने। क्या स्थापित की थी? प्रयोगशाला। किसकी? जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? यहाँ पर विलियम बुंट ने। तो इस तरह से सारा चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं, ये आप नोट करते रहिएगा। अब देखिए यहां से जो आपको जो है ये निकलेगी राइन नदी। ये कौन सी नदी है? राइन नदी है। ये मैं यहाँ लिख देता हूं, राइन नदी है। और कहाँ गिरेगी? ये नॉर्थ सी में गिरेगी, ध्यान, ठीक है। अब देखो जो राइन नदी है ये फ्रांस की सीमा पर, राइन नदी जो क्या है वो आपकी जो राइन नदी है, राइन नदी, ठीक है, ये कहां बहती है? ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर बहती है। क्या बहती है?
ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर बहती है और फ्रांस और जर्मनी की सीमा को हम मैगिनॉट रेखा भी कहते हैं, मैगिनॉट सीमा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए कि मैगिनॉट सीमा किसे कहा जाता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं पोलैंड। पोलैंड की सीमा पर यहां पर जो नदी बहती है वो बहेगी आपकी ओडर। यहां कौन सी नदी बहेगी? ओडर नदी बहेगी। और ये जो ओडर नदी है इसीलिए इसकी सीमा को हम ओडर निशे सीमा भी कहते हैं। ओडर निशे सीमा किसको कहा जाता है? ओडर निशे सीमा कहा जाता है पोलैंड और जर्मनी की सीमा को है। इसे हिंडरबर्ग भी सीमा कहते हैं। दूसरा नाम इसका हिंडरबर्ग सीमा है। कौन सी? हिंडरबर्ग सीमा है। आशा है कि सारा चीज आप ये याद कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे। अब ये जो दिखाई दे यहां, ये आपकी एम्स नदी है। कौन सी नदी है? एम्स नदी है। लेकिन इसके अलावा ये आपको जो दिखाई दे रही है ये आपकी जो है वो बेसर नदी है। कौन सी नदी है? वेसर नदी है। महत्वपूर्ण नदी है बेसर नदी। और ये कहां गिरेगी? ये भी नॉर्थ सी में यानी उत्तरी सागर में गिरेगी। लेकिन इसके नदी के किनारे आपका ब्रेमन शहर है, ब्रेमन शहर स्थित है। और इसी के पड़ोस में आपका हनोवर है। कौन सा राज्य है? सॉरी, आपका जो सिटी है वो हनोवर है। और हनोवर आपका धातु रसायन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारा चीज आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखना। और अब ये जो राइन नदी मैंने आपको बताई थी यहाँ, ये इस पर आपका जो शहर है पहला है बोन शहर। कौन सा शहर है? बोन शहर है। उसके बाद ये ऊपर है आपका कोलन है। कोलन शहर के बाद ड्यूसडॉर्फ है, ड्यूसडॉर्फ। और यहां पर देखेंगे तो एसन। ठीक है, तो कोलन, ड्यूसडॉर्फ, एसन और आपका कोलन और बोन शहर, ये जो आपके हैं ये लौह इस्पात के लिए, किसके लिए? लौह इस्पात के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और कोलन पे आपको यहां कोलन में स्पेशल मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर इसकी जो विशेषता है वो है कि ये कोलन में जो मोटर वाहन है ये उद्योग काफी फला फूला है, इसीलिए इसकी पहचान मोटर वाहन से ज्यादा है। अब यहां देख लेते हैं नीचे, तो ये आपका म्यूनिख शहर है। ये कौन सा शहर है? म्यूनिख शहर है। और जो म्यूनिख जो शहर है, ठीक है, ये भी धातु रसायन के लिए प्रसिद्ध है, धातु रसायन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां स्टुटगार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये है मैनहीम बंदरगाह है। ये बंदरगाह है और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी केमिस्ट्री रसायन उद्योग के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये सारे जो शहर है मैंने आपको बताए। और एक जो मैंने बताया स्टुटगार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को यहाँ पर झंडा फहराया था, भारत का तिरंगा झंडा फहराया था और उस पर लिखा था वंदे मातरम। ये हिस्ट्री में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब ये तो आपने पढ़ ली, यहाँ के सिटी पढ़ ली, आपकी नदियां पढ़ ली। अब यहाँ के पर्वत की हम बात कर लेते हैं। तो पर्वत की हम बात करें तो यहाँ जो पर्वत है तो फ्रांस की सीमा पर यहाँ पर बॉस जेस पर्वत है। कौन सा पर्वत है? बॉस जेस पर्वत, कई बार पूछा गया है। यहां की बात करें सीमा पर तो ये आल्प्स पर्वत है। कौन सा? आल्प्स पर्वत है। और इधर की हम बात करें यहां ये पूरा, ठीक है, ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट है। कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट है। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी निकलती है, डेन्यूब नदी निकलती है। और नीचे वाला जो ये वाला जो सेक्शन है जो ऑस्ट्रिया की जो सीमा पर है इसे बोलते हैं बोहेमियन। ये आपका फॉरेस्ट बोहेमियन फॉरेस्ट है। वो कहां पर है? आपकी ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी इसकी सीमा पर है। तो यहाँ 4 मैंने आपको पर्वत बताए। कौन कौन से बताए? ब्लैक फॉरेस्ट बताया, बोहेमियन फॉरेस्ट बताया, आल्प्स पर्वत बताया और आपका बॉसजेस पर्वत बताया। साथ ही यहाँ पर बीच के हाईलैंड की बात करें यहाँ पर है तो यहाँ हॉर्ज पर्वत है, हॉर्ज पर्वत है। ये आपकी राजधानी है, ध्यान रखना, बर्लिन, स्पी नदी के किनारे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ के बारे में बताया कि कौन कौन से क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक सिटी और छूट गया, ड्रेसडेन जो चीनी मिट्टी के उत्पाद जो होते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कई बार प्रश्न आ चुका है। तो इस तरह से मैंने जर्मनी के बारे में आपको बताया कि कौन कौन से सिटी थे, कौन से पर्वत थे, ये अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। अब हम इसके बात करते हैं
इतिहास के बारे में कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, विभाजन कैसे हुआ और पुनः एकीकरण कब हुआ था। इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो सिंधु घाटी से हमारे देश में जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक जो सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो बनी है वो आर्यों ने बनाई थी। किन्होंने? आर्य। और आर्य जर्मनी के क्षेत्र से आए थे। ये बात बताई थी हमें पेनका और हर्ट। पेनका और हर्ट जैसे विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जर्मनी से ही आर्य जो प्रजाति थी वो भारत में आई थी। ये जो आर्य प्रजाति है, जो आर्य जो प्रजाति जिसे बोलते हैं, इसे हम नॉर्डिक कहते हैं। और सबसे भारतीय क्षेत्र में अंतिम आने वाली जो जनजाति है वो आपकी नॉर्डिक है। और नॉर्डिक आपकी कॉकेसस से संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉकेसस प्रजाति से इसका भाग है, यह उससे संबंधित है। ये तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये हो गया हमारा। जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी का जो एकीकरण है, ये कई बार पूछा गया है, जर्मनी का जो एकीकरण है किसकी देन है? तो जर्मनी का एकीकरण किसने दिया था? बिस्मार्क ने किया था। और कब किया था इसने किया था 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, वर्साई के महल में हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे है। 1864 में ये इसका डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ है। जर्मनी का किसके साथ युद्ध हुआ है? डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अब हमने देख रहे होंगे कि जो वर्तमान में एक प्रसिद्ध एक हिटलर, ये भी कहाँ का था? हिटलर भी आपका जर्मनी का था। और इसने क्या लिखी? माई काम्फ एक इसने अपनी जीवनी लिखी जिसमें भारत और भारतीयों की इसने काफ़ी बुराई लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा कि आपने ये बहुत गलत बारे में लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि इसका जब मैं नेक्स्ट संस्करण छापूंगा तो इसमें इस बातों को हटा दूंगा। ये बात कही थी, हालांकि वो हटी बटी उसने कुछ नहीं थी। 1949 में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में जर्मनी हिटलर की वजह से हार गया था और उसकी नीति के कारण। तो ये दो भागों में बट गया था। एक तो पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया और दूसरा आपका पूर्वी जर्मनी में। और फिर 3 अक्टूबर को 1990 को इसका पुनः एकीकरण हुआ है, यानी ये दोनों फिर एक हो गए। तो इस तरह से ये डेटा आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। फिर दूसरी बार एकीकरण कब हुआ है? तो 3 अक्टूबर 1990 को हुआ है। साथ ही यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कब गए थे? तो 29 मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हिटलर से मिले थे। उस दिन मतलब यहाँ पर वो गए थे। और यहाँ मैंने बताया आपको कि यहाँ से हमने संविधान जो हमारे जो जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी के संविधान से हमने जो लिया है वो लिया है आपका आपातकाल। तो जो संविधान का जो भाग 18 है वो किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक केवल आपातकाल ही उपबंध है। तो उसमें जो 360 वाला भाग है वो तो हमने अमेरिका से लिया है, बाकी शेष जो उपबंध हैं वो हमने जर्मनी से लिए हुए हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उसमें जुड़ करके हमारे इस पाठ्यक्रम से, इस वीडियो सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। और जो कोर्स खरीदना चाहते हैं छात्र, वो मात्र 299 में हमने यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी का एक ऑफ़र निकाला हुआ है। चाहे आपको अच्छा लगता है तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।